हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने प्रीपोजिशंस की चर्चा की थी और बताया था कि प्रीपोजिशंस मूल रूप से 4 वर्गों में बटे हैं, जिनमें 3 मेजर क्लासेस हैं और एक में हमने सम अदर प्रीपोजिशंस करके रखा था, जिसमें कुछ अलग अलग क्लास के प्रीपोजिशंस इकट्ठे हैं। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे। तो जैसा कि टर्म इस्तेमाल हो रहा है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब हुआ कि जो दिशा बताने वाले शब्द हैं उनके पहले ये प्रीपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं और आवश्यकता अनुसार अर्थ ये लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 2 प्रीपोजिशंस की चर्चा कर रहे हैं, टू और टुवर्ड्स। तो ध्यान देना है कि टू और टुवर्ड्स, अब इन दोनों की स्थिति क्या है। पहले तो दोनों का अस्तित्व आप समझ लीजिए कि टू क्या है और टुवर्ड्स क्या है। टू ध्यान रखना है कि इसका कोई शाब्दिक अर्थ इंग्लिश में नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं नो लिटरल मीनिंग। तो कोई इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, कोई साहित्यिक अर्थ इसका नहीं है। देखिएगा, इसका केवल फंक्शनल मीनिंग होता है, अर्थात फंक्शन के आधार पर यह कुछ मीनिंग देता है। तो इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनका शब्द के रूप में अर्थ उपलब्ध नहीं है, केवल फंक्शन के रूप में अर्थ उपलब्ध है। जैसे आर्टिकल द को हम ले तो उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, केवल फंक्शनल मीनिंग्स उसके होते हैं। ठीक है, जिसको हमको आगे कभी चर्चा चलेगी आर्टिकल्स की, तो उसमें हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। उसी तरह से ध्यान रखना है कि यदि इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वहां उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि इट इज रेनिंग, है ना, तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। उसी तरह से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यदि देयर का प्रयोग हो तो उसका भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जैसे हम कहें कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था, तो इस देर की कोई आपको अर्थ हिंदी में नजर नहीं आती है और इंग्लिश में भी इसका कोई शब्द के रूप में अर्थ नहीं होता है। ये फंक्शनल मीनिंग इतना ही होता है कि उसको एक सब्जेक्ट चाहिए वाक्य को और देयर को वहां सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर दिया गया है। इस तरह से टू की स्थिति है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका केवल फंक्शनल मीनिंग होता है। और फंक्शनल मीनिंग क्या होता है, देखिएगा कि ये डेस्टिनेशन अर्थात लक्ष्य का बोध कराता है, ये डेस्टिनेशन का बोध कराता है, गंतव्य स्थान का बोध कराता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में। उस तरह से टुवर्ड्स, देखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, की दिशा में। ये हिंदी हम लोग लेते हैं की दिशा में या की ओर, ये सब हिंदी आवश्यकता अनुसार हम लोग लेते हैं, ध्यान रखना है। ये सब हिंदी आवश्यकता अनुसार उसके हम लेते हैं, है ना, की दिशा में, की ओर, के तरफ, की तरफ, ये जैसी स्थिति होती है हिंदी वाक्यों की, उसके रूप हम लोग इसकी हिंदी लेते हैं। अब ध्यान देना है कि फंक्शनल मीनिंग में हमने कहा कि टू लक्ष्य बताने का काम करता है, गंतव्य स्थान का बोध कराता है, जबकि टुवर्ड्स केवल दिशा का हमको ज्ञान कराता है, ये गंतव्य स्थान का बोध नहीं कराता है। अब यहां हम 2 छोटे छोटे वाक्य ले रहे हैं, आपको मीनिंग समझने हैं और साथ ही कुछ जो प्रीपोजिशंस में प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उनको थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा हमेशा फोकस होता है कि आप तथ्य को जाने, रूल्स को जाने, लेकिन मूल रूप से सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। जब आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तभी आपके प्रॉब्लम्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब जैसे 2 सिंपल सेंटेंस छोटा छोटा हम ले रहे हैं। यदि हम कहें
कि ही इज गोइंग टू द स्टेशन। अब यहां दो शब्दों पर आप नोटिस करें, ही इज गोइंग टू द स्टेशन, वह स्टेशन जा रहा है। हिंदी के बड़ी बनती है वह स्टेशन जा रहा है। अब आप नोटिस करें तो यहां टू और द दो ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जिनका कोई शब्द के रूप में मीनिंग होता ही नहीं है। हमने कहा कि केवल इनका फंक्शनल मीनिंग होता है। अब यहां द क्या कर रहा है कि स्टेशन डिफरेंट बना रहा है, स्टेशन को डिफरेंट बनाने का काम कर रहा है। तो द यहां हम ध्यान दें तो ये किसी नाउन को डिफरेंट बनाने का फंक्शन करता है, यहां स्टेशन को डिफरेंट बना रहा है। टू क्या कर रहा है कि ये डेस्टिनेशन बता रहा है, अर्थात ये लक्ष्य का बोध करा रहा है कि वह कहां जा रहा है, तो स्टेशन जा रहा है। अर्थात किस रास्ते से जा रहा है, उसके साधन क्या है, या वो पैदल ही जा रहा है, इसकी बात हम नहीं करते हैं। यहां हम सीधा ये बात करते हैं कि उसका लक्ष्य है स्टेशन पहुंचना, चाहे वो जिस रास्ते से जाए, जिस साधन को वो इस्तेमाल करे। तो ये आपका सिचुएशन बनता है। इस वाक्य में दो शब्द हमने कहे कि टू और द, टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, और दोनों ही अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं रखते हैं। दूसरा सेंटेंस यदि हम ले कि शी इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, शी इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, तो आप ध्यान दें सेंटेंस हमारा पहला भी करेक्ट है और ये दूसरा भी करेक्ट है, और यहां भी आर्टिकल द तो लग गया, लेकिन प्रीपोजिशन टू के बदले हमने टुवर्ड्स कर दिया। तो इस वाक्य की हिंदी मीनिंग निकलती है कि वह स्टेशन की ओर जा रही है, वह स्टेशन की तरफ जा रही है। अभी हम बोलने वाला व्यक्ति बहुत श्योर नहीं है कि वह वास्तव में स्टेशन ही जा रही है या स्टेशन की तरफ कुछ मार्केट है या और कुछ है जहां उसे कोई काम है। हो सकता है स्टेशन पर ही कोई काम हो, ठीक है, स्टेशन के इर्द कोई काम हो, ठीक है, और वहां से वापस आ जाए। लेकिन यहां हम ये नहीं बता रहे कि वो स्टेशन ही जा रही है ना, यहां मात्र हम एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो स्टेशन की ओर जा रही है, स्टेशन की तरफ जा रही है। ये दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ध्यान देना है प्रॉब्लम कब हो जाता है यदि इसी वाक्य को आगे हम बढ़ा दें तो आपके लिए ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो जाता है। और इस तरह और इन सब प्रकार के क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में दिए जाते हैं, जहां हमने कहा कि वाक्य का अर्थ आप पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तभी आपका प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जैसे इसी सेंटेंस को आगे हम बढ़ा देते हैं और यहां यदि आपको उत्तर देता है कि शी इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन टू रिसीव हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को रिसीव करने जा रही है। अब सवाल है कि स्टेशन की ओर जा रही है कि स्टेशन जा रही है, अभी आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है कि माता पिता को रिसीव करने जा रही है, इसका मतलब हुआ कि वह स्टेशन जा रही है, अर्थात इसका गंतव्य स्थान, इसका लक्ष्य स्टेशन जाना है। इसका मतलब हुआ कि अब इस वाक्य में टुवर्ड्स का प्रयोग हमारा गलत हो जाएगा और कहना पड़ेगा कि यहां टुवर्ड्स के बदले टू होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि टू और टुवर्ड्स ये दोनों आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक और शब्द की हम बात करें, वो है हमारा फॉर। फॉर कई फंक्शंस करता है, वो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का भी काम कर लेता है, वो प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस का भी काम कर लेता है, वो उद्देश्य भी बताने का काम करता है, ठीक है। इसी तरह से वह कॉज भी बताता है और एक फंक्शन उसका है कि वह लक्ष्य भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। तो फॉर ध्यान रखिएगा हिंदी मीनिंग के लिए हम लोग इसकी यहां भी लेते हैं, ठीक है। और यह अगेन डेस्टिनेशन बताएगा, अर्थात गंतव्य स्थान बताएगा, लक्ष्य बताएगा। और जिस तरह से वो टू होता है उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि लीव के साथ प्रीपोजिशन फॉर होता है, लीव फॉर, और इसकी हिंदी हम लोग लेते हैं के लिए प्रस्थान करना, के लिए रवाना होना। अब जैसे हमने सेंटेंस इस्तेमाल किया कि ही इज गोइंग टू द स्टेशन, वह स्टेशन जा रहा है, यदि इसी ढंग की बात हमको यहां इस वर्ब के साथ करनी होती तो हम कहते कि ही इज लिविंग फॉर द स्टेशन, वह स्टेशन के लिए प्रस्थान कर रहा है, वह स्टेशन के लिए रवाना हो रहा है। और इसका मतलब यह हुआ कि इसका भी मकसद है स्टेशन पहुंचना, स्टेशन जाना, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो जाता है। तो इस तरह से फॉर
प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की श्रेणी में एक शब्द यह भी आता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर लें अक्रॉस की। देखिएगा अक्रॉस मूल रूप से तीन मीनिंग्स ये होता है, और दी अदर साइड ऑफ के दूसरी तरफ, ये सामान्य शब्द के अनुसार अर्थ हम लगाते हैं कि दूसरी तरफ, है ना। लेकिन इसकी हिंदी हम लोग लेते हैं कि के पार, के उस पार, है ना, के पार, के उस पार। ये सब आमतौर पर हिंदी हम लोग इसकी लेते हैं। सामान्य अर्थ हुआ कि दूसरी तरफ। फिर एक अर्थ इसका होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ तक, एक अर्थ ये होता है। और तीसरा अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो ये तीन अर्थ लेकर चलते हैं। अब सवाल है कि एक एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करें और फिर समझने की कोशिश करें कि इसके साथ भी कहीं कहीं प्रॉब्लम परीक्षाओं में हमको दिया जाता है और वो क्या होता है। तो फर्स्ट मीनिंग हम लेकर चल रहे हैं ऑन दी अदर साइड ऑफ, के पार, के उस पार, है ना, के दूसरी तरफ। इस हिंदी जैसे हम कहें कि he या she lives across the road, वह सड़क के पार रहती है। इसका अर्थ निकलता है सड़क के पार, अर्थात सड़क के दूसरी तरफ, दूसरी ओर, है ना, ये नहीं अर्थ हुआ इसका। She lives across the road। सेकंड मीनिंग हमने कहा कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में आपको अक्सर इस प्रीपोजिशन पर आधारित प्रॉब्लम जनरली ब्रिज का रेफरेंस देके दिया करता है। प्रीवियस ईयर्स के यदि बहुत सारे एग्जामिनेशंस के पेपर को आप देखेंगे तो ये कई दफा इस टर्म का प्रयोग केवल सेंटेंस में होता है, लेकिन ब्रिज और एक्रॉस का जो प्रयोग होना चाहिए वो न करके ऑन का प्रयोग करके परीक्षा में प्रॉब्लम देता है। और इंडियन अंग्रेजी में हम लोग बिल्कुल उसको सही मानते हैं, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं कि देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है, कहां, इस नदी पर, ऑन दिस रिवर। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडियन इंग्लिश में 100% यही लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके लिए यह प्रयोग बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि ध्यान दें तो पुल है रिवर पर नहीं, नदी पर नहीं, बल्कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ये इसका अर्थ है, इंप्लाइड मीनिंग है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक यदि पुल है तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा कि यहां हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलचाल व्यवहार में आप कहीं भी सवाल कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, चूंकि 99.99% लोग यही करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है कि जो खास करके इंग्लिश से जुड़े हुए लोग हैं, इंग्लिश भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, वो गलती करेंगे तो ऑन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा यहां जो लोग कॉन्शियस है, जानकारी रखते हैं, निश्चित रूप से यहां तक क्रॉस का प्रयोग करते हैं। और एक प्रीपोजिशन और हम समझा दें कि आप क्रॉस के बदले आप चाहें तो यहां ओवर का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवर का भी एक अर्थ होता है अक्रॉस। इसका मतलब हुआ कि देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस दिस रिवर या ओवर दिस रिवर, इन दोनों में से कोई भी प्रयोग आप कर लीजिए। ऑन का प्रयोग आपको एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अब हम तीसरा इसका प्रयोग समझने की कोशिश करें, ऑन बोथ साइड्स, अर्थात दोनों तरफ। जैसे हम कहें he has a shop across his shoulders, अपने कंधों के दोनों ओर। तो सामान्य तौर पर हम लोग अर्थ लेते हैं कि वो अपने कंधों पर साल रखा है, एक शॉल रखा है ना, एक अपने कंधे पर एक शॉल रखा है, ये सब हम कहने भी कर देते हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि कंधों पर शॉल रखा है या कंधे पर शॉल रखा है, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, इंप्लाइड में क्या है कि दोनों तरफ, अर्थात इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो उसके लिए अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है, यहां भी देखिएगा ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि
एक और प्रयोग हम समझाने की आप कोशिश करें, ध्यान रखिएगा। यहां भी अक्रॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम परीक्षाओं में अक्सर देता है, और वो क्या है कि एक कम के साथ अक्रॉस का प्रयोग एक फ्रेजल वर्ब बनाता है। कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा, और इसका निहित अर्थ होता है मीट सडनली, अचानक मिलना, अचानक मुलाकात होना। जब भी इस फ्रेजल वर्ब को पकड़ता है, ध्यान रखिएगा, दो प्रॉब्लम्स आपको देता है। एक प्रॉब्लम क्या करता है कि इस कम के पहले सडनली जोड़ देता है, अर्थात इसको कर देता है सडनली कम अक्रॉस। अब ये वाक्य पर टेंस पर निर्भर करेगा कि केम कर दे, विल कम कर दे, जो भी करना हो, ठीक है, लेकिन कम अक्रॉस के पहले सडनली का प्रयोग करता है। एक प्रॉब्लम यहां ध्यान रखिएगा, ये नहीं होता है। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या करता है कि आगे विथ लगा देता है, ठीक है, तो ये भी यहां नहीं होता है, ध्यान रखना है। सडनली एक एडवर्ब है जो यहां कम अक्रॉस के साथ सुपरफ्लुअस यूज कहलाता है, अनावश्यक प्रयोग कहलाता है, इसका कोई फंक्शन यहां नहीं है। और उसी तरह से विथ प्रीपोजिशन का भी यहां सुपरफ्लुअस यूज होता है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहली बात, इसमें सडनली का अर्थ इंप्लाइड है। दूसरी बात कि कम अक्रॉस एक ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया का काम करता है, जो अपने साथ सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो कम अक्रॉस के साथ यहां विथ जोड़कर तब यहां somebody का प्रयोग कर देता है, अर्थात यहां ऑब्जेक्ट लगा देता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें विथ और सडनली दोनों गलत होता है। तो कभी ये प्रॉब्लम देता है, विथ नहीं देता है, कभी यहां विथ दे देता है, सडनली नहीं देता है, कभी दोनों दे देता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों पॉइंट्स हमारे गलत हो रहे हैं, न तो सडनली होगा और नहीं विथ होगा। अब जैसे हम कहें कि while I was going to market, जब मैं बाजार जा रहा था, I came across my friend मोहन। अब इस वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करें तो क्या हो गया कि जब मैं बाजार जा रहा था, मेरी अचानक मुलाकात मेरे दोस्त मोहन से हुई। तो उसका इंप्लाइड मीनिंग ही है कि अचानक मुलाकात होना, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होना चाहिए। यहां हमने कहा कि यदि यहां सडनली का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये आपका गलत है, और यहां यदि विथ का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो एक इस फ्रेजल वर्ब को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी इसको टच करता है यही तीन तरह से प्रॉब्लम्स देता है, या तो सडनली या विथ, या सडनली और विथ दोनों। इसके बाद एक और प्रीपोजिशन हम देख लें, वो है अगेंस्ट। अब ये अगेंस्ट क्या क्या अर्थ लेकर चल सकता है, ठीक है। तीन बहुत महत्वपूर्ण अर्थ इसका ध्यान रखिएगा। एक तो हो जाता है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, के विरुद्ध। इसकी एक हिंदी बनती है के विरुद्ध। दूसरी हिंदी ध्यान रखिएगा, इसकी ये मीनिंग होती है ऑपोजिट टू, ठीक है, के विपरीत, के प्रतिकूल। ये सब हिंदी हम लोग लेते हैं। और तीसरी स्थिति इसकी होती है जहां यह अर्थ ये होता है प्रेसिंग ऑन का, पर दबाव डालते हुए। ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन हिंदी मीनिंग इसके लिए अक्सर हम लोग से, लगी, से सटकर, है ना, ये सब हम लोग हिंदी मीनिंग लेते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल हम तीनों का ले रहे हैं। यदि हम कहें कि वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट लॉ,
किसी भी व्यक्ति को निश्चित रूप से कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, अर्थात किसी को कानून तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को कानून की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये इसमें स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ठीक है। तो एक अर्थ हमने कहा कि अगेंस्ट का ये होता है। दूसरा अर्थ हम समझने की कोशिश करें, हमने कहा कि विपरीत के प्रतिकूल, जैसे कहें कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विम अगेंस्ट करेंट। अर्थात अर्थ क्या निकल गया कि धारा के विपरीत तैरना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है। और तीसरा में सावधानी रखिएगा, इसमें एग्जामिनेशन में अक्सर क्या करता है कि लैडर का प्रयोग अक्सर जो हम लोगों ने देखा है, अनुभव किया है, किसी न किसी रूप में सेंटेंस बना करके लैडर शब्द और वाल शब्द, ठीक है। जैसे ये पूछा हुआ टाइप बता रहे हैं, ये देयर इज अ लैडर, देयर इज अ लैडर, एक सीढ़ी है। अब यहां हम लोग क्या कर देते हैं, दीवार पर, तो इसके लिए हम लोग कर देते हैं ऑन द वॉल। ध्यान दें, तो दीवार के ऊपर में सीढ़ी नहीं है। यदि नोटिस करें तो क्या होता है, दीवार से लगकर सीढ़ी खड़ी होती है, अर्थात दीवार पर प्रेस बनाते हुए, दबाव डालते हुए सीढ़ी खड़ी होती है, ठीक है। तो हमको ऐसे भी कहना चाहिए कि दीवार से लगी एक सीढ़ी है, लेकिन हम क्या कह देते हैं, दीवार पर एक सीढ़ी है, ठीक है। तो देखिएगा, ये लैडर का, वॉल का और ये ऑन, ये प्रॉब्लम्स कई दफा पास्ट की परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में दिया है। तो यहां आपसे एक्चुअली उम्मीद करता है कि यहां सटीक प्रयोग अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो अगेंस्ट के ये तीन महत्वपूर्ण मीनिंग्स आपके लिए हैं। और अब इसके बाद हम चले एट तथा ऑन, ठीक है। तो देखिएगा कि एट या ऑन ये क्या है कि हिंदी मीनिंग क्लियर होता है पर का, और ये एक्चुअली टारगेट बताता है, ठीक है, लक्ष्य बताता है। तो जैसे हम कहें कि ही फायर्ड, उसने गोली चलाई, एट अ टाइगर, एक बाघ पर, ठीक है, उसने एक बाघ पर गोली चलाई। इसका मतलब है कि टारगेट बाघ, डायरेक्शन जिस दिशा में बाघ था वो, ठीक है। इसलिए इसका डायरेक्शन और टारगेट दोनों सेंस इसमें यहां इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे आप ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे फायर एट somebody something होता है, फायर ऑन somebody something भी होता है, इसलिए दोनों इसको प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एट और ऑन का प्रयोग। अब इसके बाद इनटू, अब इसको देख लें, इनटू क्या होता है, में का अर्थ लिए होता है, ध्यान देना है, इनटू का अर्थ होता है में, लेकिन यह इनसाइड मोशन बताता है, अंदर की तरफ की गति का ये बोध कराता है, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारा हो गया अंदर की तरफ, लेकिन साथ ही साथ इसमें मोशन है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें अक्सर जो प्रॉब्लम देता है वो फॉल शब्द, फॉल वर्ब का प्रयोग करके प्रॉब्लम देता है परीक्षाओं में, ठीक है। अब जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची, हैज फॉलन इन दिस वेल। ध्यान रखिएगा, फिर यहां मैं बताऊं कि इंडियन अंग्रेजी में यही लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मे के लिए सबसे कॉमन शब्द इंग्लिश का इन है ना। घर में, बक्से में, कलम में, पॉकेट में कुछ भी ऐसा प्रयोग करना होता है तब लोग इनका प्रयोग करते हैं। उस तरह से यहां ये दिखाई पड़ता है, कुआं में हम लोग लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि गिरने की बात होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी बच्ची किसी भी तरह से स्लिप कर गई और वो कुआं में अंदर की तरफ की गति ले ली और वो अंदर चली गई, ठीक है। तो यहां इन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहां आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यहां इनटू का प्रयोग करें, अर्थात फॉलन इनटू दिस वेल, ये आपको करना पड़ेगा। और इन क्या करता है, स्थिर अवस्था का बोध कराता है, ठीक है। इनटू मोशन का बोध कराता है, इन स्थिर अवस्था का बोध कराता है। जैसे यदि कहते कि इस कुआं में एक मछली है, इसका मतलब है कि कुआं में ऑलरेडी पोजीशन उसका है अंदर में, ठीक है। तो वो इन का केस होगा। जैसे कहें कि देयर इज अ बिग फिश, एक बड़ी मछली, कहां, इस कुआं में, तो उस में के लिए यहां इन का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी
पोजीशन बताता है कि कहां, तो अंदर में, है ना। जबकि ये क्या है कि ये इनसाइड मोशन का बोध कराता है। तो हिंदी मीनिंग दोनों में ध्यान दें तो हमको एक ही मिलती है, यहां भी हिंदी मीनिंग में मिलती है, यहां भी हिंदी मीनिंग में मिलती है। और यही कारण है कि जहां भी हिंदी मीनिंग हमको में की दिखाई पड़ती है वहां हम लोग इन कर देते हैं। तो ये डिफरेंस आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की चर्चा इस पॉइंट पर हम समाप्त करते हैं। जितने प्रीपोजिशंस हमने लिए थे लगभग सब हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और मुझे लगता है कि कम से कम अब ये कुछ प्रीपोजिशंस आपको बिल्कुल समझ में आने चाहिए, और प्रॉब्लम्स किस रूप में दिए जाते हैं, कहां दिए जाते हैं, वो भी मैंने आपको रिफ्लेक्ट करा दिया है, तो बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो आज इस पॉइंट पर हम डिस्कशन समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम, अगले लेक्चर में हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसमें कई प्रीपोजिशंस हैं, इसलिए हो सकता है कि उसमें 1, 2, 3 लेक्चर्स हमको रखने पड़े, ठीक है। इसमें प्रीपोजिशंस की संख्या कम थी, इसलिए ये हमारा डिस्कशन एक लेक्चर में पूरा हो गया, ठीक है। तो अंत में फिर यही कहेंगे कि यदि वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखें, ठीक है। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत थैंक्स।